हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है सिंह गवर्नमेंट एग्ज़ाम पॉइंट पर। तो जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में जनरल साइंस में जो क्वेश्चन आया था बायोलॉजी का, उसका मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करूंगा 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए फिजिक्स के सवाल कैसे थे, उसका डिस्कशन करूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लास्ट मिनट रिवीजन भी है उन बच्चों के लिए जो 72nd बीपीएससी पीटी के लिए अपियर होने वाले हैं, जिसका डेट बहुत जल्द आयोग डिक्लेयर कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, स्क्रीन पर आपका ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का बल हमने अप्लाई किया कहाँ पर? वुडन बॉक्स पर, एंड पुश इट ऑन द फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। क्वेश्चन को पकड़िएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है तो यहाँ पर किसी प्रकार का एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो ये देखिए, ये दीवार है, ठीक है, और यहाँ पर फ्लोर मान लीजिए फ्लोर। इसी फ्लोर पर एक वुडन बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। इस वुडन बॉक्स को ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं 200 न्यूटन से, ठीक है। तो ये फ्लोर है, इस फ्लोर पर मान लीजिए बॉक्स है, इसको ऐसे प्रेस कर रहे हैं। जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, 200 न्यूटन से इसको प्रेस कर रहे हैं तो उतना ही बल ना इसके अपोजिट से ऊपर में प्रेस होगा, यानी न्यूटन से थर्ड लॉ लग जाएगा। जितना बल ऊपर से लगाएंगे उतना ही बल नीचे से लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा 200 न्यूटन बल। यानी फ्रिक्शन फोर्स होगा, जितना हम 200 न्यूटन से फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा उसको 200 न्यूटन से। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 200 न्यूटन, इसका हो गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब ये एक सवाल देखिए, फिर इन्होंने न्यूमेरिकल ही पूछ दिया है। न्यूमेरिकल कम पूछना चाहिए लेकिन फिर भी आजकल आयोग न्यूमेरिकल ही पूछ रहा है। क्वेश्चन है, एक ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट डाउन अ हिल। एक हिल बना लेते हैं, देखिए ऐसे करके मैंने एक हिल बना लिया। यहाँ पर ट्रक है, ट्रक नीचे की तरफ मूव कर रहा है फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट रेस्ट का मतलब हुआ, रेस्ट का मतलब हुआ इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। शुरुआती दौर में इसकी चाल 0 है। ये नीचे की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन हो गया a। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे की तरफ जा रहा है। जाने के बाद में, जाने के दौरान इसने 400 मीटर दूरी तय किया 20 सेकंड में। यहाँ गया तो इसने क्या किया, जब गया होगा तो इसने 400 मीटर का दूरी तय किया कितने मिनट में, सॉरी सेकंड में, 20 सेकंड में। तो 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी इसने तय किया। ट्रक का वजन दिया हुआ है 7 टन, यानी ट्रक का मास है 7 टन। आपको पता है 1 टन में होता है 1000 किलो, तो 7 टन में क्या हो जाएगा, 7000 किलोग्राम हो गया। यहाँ तक जितना इंफॉर्मेशन दिया था सवाल से निकाल लिए। सवाल क्या पूछता है, इस पर फोर्स कितना लगेगा, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ट्रक पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सब कोई जानते हैं। मास तो आपको दे दिया है 7000 टन, क्या आपको एक्सेलरेशन दिया है, क्या एक्सेलरेशन दिया है, नहीं दिया है। तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो एक फार्मूला होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT²। ये एक अच्छा सा फॉर्मूला है आपका काइनेटिक्स का, काइनेमेटिक्स जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है उसका ये फॉर्मूला है। एस हो गया डिस्टेंस, ठीक है, यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी,
टी हो गया टाइम, ठीक है। तो फॉर्मूला में लिख दिया। अब इस फॉर्मूला में सारे डाटा को डाल दीजिए। एस एस कितना है, डिस्टेंस 400 मीटर, तो यहाँ लिखा 400, ठीक है। इक्वल टू यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, चूंकि ट्रक नीचे की तरफ जा रहा है, एकदम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू जीरो हो जाएगा। तो 0 इंटू 20 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन नहीं पता है, टाइम पता है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 400 बराबर 20 इंटू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 400, 2 से 2 काट दीजिए यानी 200। तो एक्सलेशन क्या आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 200, एक्सलेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका एक्सलेशन निकल के आ गया। इस एक्सलेशन को इस फार्मूले में डाल दीजिए। तो मास दिया है 7000 किलो, एक्सलेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टोटल फोर्स कितना हो गया 7 गुना 14,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, ये न्यूटन का डायमेंशन है। तो 14,000 न्यूटन इस सवाल का जवाब आ गया। इस टाइप का न्यूमेरिकल आयोग को नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ रहा है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि साइंस भी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। टोटल 30 क्वेश्चन रहता है साइंस का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि किसी घर में 250 यूनिट बिजली उठा, तो बताइए टोटल एनर्जी जूल में कितना होगा, टोटल एनर्जी जूल में कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर। इसका मतलब हो गया 250 यूनिट बराबर 250 किलो वाट आवर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, उसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेस टू पावर 6 क्या होता है जूल। तो कितना दिया है 250 किलो वाट आवर दिया है। तो 250 किलो वाट आवर कितना हो जाएगा 250 किलो वाट आवर इंटू 3.6 गुणे 10 के पावर 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 8 जूल। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आया समझ में या नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला वगैरह याद रखना पड़ेगा। 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, याद कर लीजिएगा, कभी भी आएगा इस पर क्वेश्चन कुछ और बदल के पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किस मीडियम में साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या, ये मेमोरी बेस्ड सवाल है। आपको स्टील का, वाटर का, एयर का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में इन मीडियम में साउंड का स्पीड पता होना चाहिए। स्टील का सबसे ज़्यादा होता है 5960 के आसपास होता है। उसका एयर का होता है 343 का समथिंग आसपास होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टील में होता है आपका इसका स्पीड, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा स्टील। स्टील में सबसे ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होती है। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीजेज। अब कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, फ्री फॉलिंग। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करता है। कि पेन को जितना हाइट पर आप रख देंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, यानी
मूवमेंट पर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही ना है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर किसी हाइट से पेन फ्रीली फॉलिंग गिर रहा है, हाइट घट रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी घटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्व रहेगा, ये वायलेट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी दिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल दिया है, ए पेयर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ जानवर है जो 140 न्यूटन का फोर्स लगाता है किसी खेत को जोतने में, खेत का लंबाई दिया है 15 मीटर, तो पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 140 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर, तो गुणा कर दिया 15 चौका 60, 15 छः 21, टोटल 2100 न्यूटन इसका फोर्स लग जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, सी उत्तर आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स है, छोटे छोटे फार्मूला में पूछो, कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला का सवाल नहीं पूछा गया, छोटा छोटा फार्मूला है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में आ गया तो। अब क्वेश्चन पूछता है प्लेन मिरर का फोकल डिस्टेंस क्या हो। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर का जो कर्वेचर होता है ये 0 होता है, मतलब कर्वेचर इसमें है ही नहीं। कर्वेचर नहीं होने की वजह से क्या होता है, इसका जो रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ बराबर r/2। तो r चूंकि इनफाइनाइट है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी प्लेन मिरर का फोकल डिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं, आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक सवाल है कि कौन सा टर्म इलेक्ट्रिक पावर जो सर्किट में निकालते हैं उसमें नहीं आता है, डज नॉट डिनोट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला लिख लीजिए। तो पावर P इक्वल्स टू वोल्ट मल्टीप्लाई बाई करंट, I बराबर करंट। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और डिराइव करते हैं तो मिल जाएगा, क्या नहीं बन सकता है। अगर V को तोड़े तो वोल्ट बराबर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर IR होता है ना, तो V के बदले IR डाल दीजिए, I इंटू R इंटू I, तो क्या हो जाएगा I² R। तो ये एक टर्म होना चाहिए। फिर लिखिए P बराबर, अभी हमने वोल्ट को बदला था, अब करंट को बदल दीजिए। करंट बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट बटे रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्ट का स्क्वायर बटे रेजिस्टेंस हो गया। तो VI होना चाहिए, तो VI है तो ये आंसर नहीं होगा। I² R होना चाहिए, तो I² R दिया है तो ये आंसर भी नहीं होगा। V² बटे R होना चाहिए इस टर्म में, दिया है तो नहीं आंसर होगा। क्या नहीं होना चाहिए, तो R² नहीं होना चाहिए। उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि शॉर्ट सर्किट में, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट इन ए टाइम सर्किट क्या होगा। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस अचानक से 0 हो जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर IR, तो करंट क्या हो जाएगा, I बराबर V बटे R। तो V बटे R बराबर 0 मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हो गया करंट अचानक से काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। यही कारण भी शॉर्ट सर्किट कब लगता है, जब तार में अचानक से काफ़ी हाई वोल्टेज का करंट आ गया, तारे जल जाता है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ये सब NCERT किताब में दिया है, पढ़िए अच्छे से, पेपर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है किसी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक से कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। ये सबको पता है कि भाई फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज कि अगर आप मान लीजिए कि अचानक से एक्सेस करंट आ गया वायर में जो उसके लिए ज़रूरत नहीं था, तो क्या हुआ, अचानक से फ्यूज कट जाएगा।
तार हमारा बच जाता है। तो फ्यूज इज द करेक्ट आंसर, बाकी बाकी कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। तो हमने फिजिक्स का भी सवाल सोल्व करके बता दिया कि बीपीएससी 71 में कैसा पूछा था। अब अगला लेक्चर आएगा केमिस्ट्री का, कि बीपीएससी 71वां प्रीलिम्स में केमिस्ट्री का सवाल कैसा था, उसको सोल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए अच्छा लगा हमारा लेक्चर तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बढ़िया से सिर्फ लास्ट मोमेंट में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसी से आपका 72वां बीपीएससी क्रैक हो जाए। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एक्यूरेसी अच्छा रखिए, पेपर निकलेगा। बाय, टेक केयर।